हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बीटा थैलेसीमिया। लास्ट वीडियो में हमने अल्फा थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा था और बेसिक्स पढ़े थे कि कैसे थैलेसीमिया के अंदर ग्लोबिन चेन्स जो है वो कम बनती हैं। बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स नहीं बनेगी, अल्फा में अल्फा चेन्स नहीं बनेगी। बीटा जो जीन है वो होगा क्रोमोसोम नंबर 11 पे और जो अल्फा जीन था वो था क्रोमोसोम नंबर 16 पे। बीटा के 2 अलील्स होते हैं और अल्फा के कितने थे? 4 एलील्स। इस केस में बीटा थैलेसीमिया में 3 टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज़ माइनर, इंटरमीडिया एंड मेजर। माइनर के अंदर एक जो बीटा है वो सही होगा, नॉर्मल, और एक में डिफेक्टिव होगा। बीटा प्लस जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो कम बना रहे हैं, उसकी जो सिंथेसिस हो रही है वो कम हो रही है, लेस हो रही है। लेकिन बीटा नॉट अगर लिखे ना तो मतलब ग्लोबिन चेन्स की सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नो एट ऑल। माइनर है उस केस में एक बीटा जीन सही होगा, दूसरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। और मेजर में अगर हम देखें तो दोनों में प्रॉब्लम है, बीटा प्लस, बीटा नॉट, बीटा प्लस, मतलब दोनों में ही प्रॉब्लम है। इंटरमीडिया जो है वो वेरिएबल है, वो माइनर से मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आ सकती है। अब ये जो माइनर वाली कंडीशन है, माइनर बोला है तो मानेंगे भी हम माइनर, मतलब उसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कोई भी सिम्टम हमें डेवलप नहीं होते हैं। इंटरमीडिया में माइल्ड अनीमिया हो जाता है, लेकिन जो मेजर है उसके अंदर बहुत ही सिवियर अनीमिया होता है और उसके वजह से, अनीमिया की वजह से काफ़ी सारी कंडीशंस डेवलप होती हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मेजर के अंदर क्या होता है कि जो सिम्टम्स है ना, ये जैसे अनीमिया वगैरह, ये सब डेवलप होते हैं 3 to 6 मंथ्स आफ्टर लाइफ। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास जो फीटस है उसके पास हीमोग्लोबिन F होता है ना। बीटा थैलेसीमिया में क्या हुआ, बीटा नहीं है तो अल्फा टू बीटा टू जो नॉर्मल था हमारे अंदर, जो किसके अंदर था? हीमोग्लोबिन A के अंदर, राइट। तो इसके अंदर ये जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी, अब बीटा टू अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, या फिर कम अवेलेबल है तो अल्फा टू क्या करेगा, वो कंबाइन कर जाएगा, या तो वो खुद के साथ कंबाइन करके टेट्रामर बना लेगा, या वो डेल्टा टू के साथ कंबाइन करके अल्फा टू डेल्टा टू जो कि HbF है, या फिर वो अल्फा टू गामा टू बना लेगा जो कि HbA2 है। ये कंडीशंस हो सकती हैं। जो अल्फा टू है ना, ये वाला, ये बहुत डेंजरस है। ये हमारे आरबीसीज को, हमारे एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर्स को, जिससे आरबीसी ने बनना है, सबको डैमेज कर देता है, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो हम क्या कहते हैं, ये जो सिम्टम्स आते हैं ना सिवियर अनीमिया के, हम बोलते हैं कि इसमें क्या क्या हो जाता है जो कि मेजर में होता है, तो वो इसकी वजह से आते हैं क्योंकि ये बनता है। लेकिन वो जो सिम्टम्स आते हैं आफ्टर बर्थ 3 to 5 मंथ्स के बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि HbF होता है हमारे पास। HbF में कौन होता है? डेल्टा टू। अल्फा टू डेल्टा टू कंबाइन करते हैं और अल्फा टू जो कि फ्री था वो कम हो जाता है। इसकी वजह से कम सिम्टम्स आते हैं, मतलब या तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि अल्फा टू कंबाइन करेंगे तो वो एग्रीगेट बनाएंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे, तो ही वो सिम्टम्स ऐसे ला सकते हैं। ये 3 to 5 मंथ्स में डेल्टा टू की ज़्यादा प्रेजेंस की वजह से ये सिम्टम्स नहीं आते। दूसरा, हमें इतना ओके, यही है, यही रीज़न है, ठीक है। अब वही मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट्स जो हैं वो आ जाते हैं अल्फ़ा के, क्योंकि बीटा उसके साथ ज्वाइन करने के लिए नहीं है। तो वो एग्रीगेट्स क्या करेंगे, वो एरिथ्रोब्लास्ट जो कि बोन मैरो में जहाँ पे हमारे आरबीसीज ने बनना है उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, आरबीसी की मेम्ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय करेंगे साथ में। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए, एरिथ्रोब्लास्ट भी डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन जो आरबीसीज बनेंगे अब वो तो डिफेक्टिव बनेंगे ना। वो डिफेक्टिव आरबीसीज कुछ जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे प्लाज्मा में। रिलीज़ होकर वो क्या करेंगे, वो स्प्लीन के अंदर जाएंगे। अब स्प्लीन तो है, वो तो अब रेगुलेटर है, उसने तो देख लिया कि आरबीसीज जो हैं वो घिसे पिटे से आ रहे हैं, तबीयत उनकी ख़राब है, तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे हीमोलिसिस, उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। अब स्प्लीन का काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि उनको सब सारे काम करने पड़ रहे हैं, तोड़ना पड़ रहा है, इतने सारे डिफेक्टिव आरबीसीज आ रहे हैं पीछे से। तो क्या होता है, इवेंचुअली स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। साथ में हीमोलिसिस हुई तो उसकी वजह से, आरबीसीज के टूटने की वजह से, जो हमारा जो बिलीरुबिन का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से अनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है। अनीमिया क्योंकि आरबीसीज टूट रहे हैं, और जॉन्डिस क्योंकि उसके अंदर से हीम निकल रहा है, और हीम जो है वो हमें पता है डिग्रेड होकर क्या बनाएगा, बिलीरुबिन बनाएगा। तो बिलीरुबिन का लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो दैट विल कॉज जॉन्डिस। अब अनीमिया जब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज कम है, तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो स्टिमुलेट होता है बहुत ज़्यादा, जो कि किडनी रिलीज़ करती है। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, वो आरबीसीज ही तो सिक्रीट करता है, तो फिर बॉडी कहती है एरिथ्रोपोइटिन को कि तुम अपना योगदान दो थोड़ा सा एरिथ्रोसाइट्स बनाने में, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल अब आरबीसीज नहीं बचे हैं।
तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, बोन मैरो को बोलता है कि तू काम कर और आरबीसीज बना, लेकिन बोन मैरो जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसे ही आरबीसीज की इतनी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो फिर साथ साथ में लिवर और स्प्लीन को भी काम करने के लिए कहा जाता है कि तुम लोग भी काम करो। अब ये जो बीटा जीन में म्यूटेशन आई है वो 2 टाइप्स की आ सकती है। एक टाइप की आएगी तो माइल्ड एनीमिया होगा, दूसरे टाइप की आएगी तो सिवियर होगा। हमने अल्फ़ा में क्या किया था, अल्फ़ा जीन में डिलीशंस आती थी, लेकिन इसके केस में डिलीशंस नहीं आती, कुछ और डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि माइल्ड एनीमिया में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में डिफेक्ट्स आते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती थी, जो एक्सॉन इंट्रॉन्स होते थे ना, स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते थे और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया जाता था। लेकिन वही अगर इंट्रॉन्स को नहीं अच्छे से वो लोग निकाल पाए तो दैट विल लीड टू स्प्लाइसिंग डिफेक्ट, और ये होने की वजह से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इफेक्ट आएगा। और ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस। तो प्रोटीन के सिंथेसिस अगर कम होगी तो दैट इज़ कि वो बीटा ग्लोबिन की जो चेन्स हैं, क्योंकि ग्लोबिन इज़ ऑल्सो ए प्रोटीन ना, तो वो वाली जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। सिवियर के केस में क्या होता है, नॉनसेंस म्यूटेशन आती है, जिसमें नॉनसेंस का मतलब है कि स्टॉप कोडोन बन जाना। जैसे ये होते हैं ना, जैसे कोडोन्स होते हैं, अगर उसमें कोई भी चेंज आए कि वहाँ पे एक लाइन चल रही थी, यहाँ पे 3 कोडोन्स, यहाँ पे 3 कोडोन्स, यहाँ पे 3 कोडोन्स, बीच ही में कहीं पे ऐसी म्यूटेशन आई कि ये वाला जो कोडोन है वो स्टॉप कोडोन बन गया। अब स्टॉप कोडोन का मतलब होता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस को बंद कर दो, तो वो बीच में ही बंद कर देगा और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएंगी। तो मतलब इसमें क्या होगा कि प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, बीटा चेन्स जो हैं वो नहीं बनेंगे, ग्लोबिन चेन्स। अब एक बार जिस्ट ले लेते हैं। बीटा थैलेसीमिया माइनर के केस में क्या हुआ, माइक्रोसिटिक जो आरबीसीज हैं उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जो हमारी ये जो अल्फा के टेट्रामर्स होते हैं ना, वो एरिथ्रोब्लास्ट को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, उसमें डिफेक्टिवनेस लेके आ जाते हैं, तो फिर वो सही से बनते ही नहीं है। तो सही से नहीं बनेंगे, स्प्लीन उसे मार देगा। पर फिर भी इरेथ्रोपोइसिस ज़्यादा हो रही है, आरबीसी ज़्यादा बन रहे हैं, तो दैट इज़ कि इंक्रीज इन माइक्रोसिटिक आरबीसीज। आरबीसी का नंबर बढ़ता है थैलेसीमिया में, ये याद रखना कि ये ना बोल देना कि अनीमिया हो रहा है तो मतलब कि आरबीसीज कम है। इसमें आरबीसीज बढ़ते हैं, माइक्रोसिटिक्स होते हैं, हाइपोक्रोमिक होते हैं आरबीसीज। इसमें माइनर के केस में क्या होता है कि HbA2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है और HbF का लेवल। क्यों? क्योंकि अल्फा जो चेन्स हैं वो अब अकेली रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो डेल्टा 2 के साथ कंबाइन कर जाती हैं और अल्फा AF बना देती है, और साथ में वो गामा 2 के साथ टेट्रामर बनाएंगी और A2 बना देंगी। तो ये सब हमें दिखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, ऐसे ही नहीं हमें पता लग जाता। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसकी जो बैंड विड्थ आती है, मतलब कहाँ तक वो मूव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि ये कौन सा हीमोग्लोबिन है। देन कम्स बीटा थैलेसीमिया मेजर को हम लोग कूलीज अनीमिया भी कह देते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिफेक्टिव होता है, इसके अंदर अल्फा ग्लोबिन की वही प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। पहले केस में हमने बोल दिया कि A2 और F बन रहा है, वो इतने डिफेक्टिव नहीं होते, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बस ऑक्सीजन जो है ना देने में कंजूसी करते हैं, वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, उनकी जो देने की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होती, क्योंकि वो उनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है जो फीटस हीमोग्लोबिन होता है। इस केस में क्या होगा कि अल्फा ग्लोबिन जो हैं वो एक दूसरे के साथ टेट्रामर बना के प्रेसिपिटेट्स बना लेंगी, हीमोलिसिस होगी। हीमोलिसिस के बाद क्या होता है कि आरबीसीज का लेवल कम हुआ, तो फिर क्या हुआ, EPO मतलब कि जो हमारा एरिथ्रोपोइटिन है वो सीक्रेट होगा, और एरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया मतलब बोन मैरो के अंदर इतना ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाएगा कि जल्दी आरबीसीज बना रहे हैं हम लोग। अब ये जो हाइपरप्लेजिया हो रहा है बोन मैरो के अंदर, जो मैरो है, एक तो वो मेडुलरी मतलब मैरो वाला रीजन, एक्स्ट्रा मेडुलरी रीजन में क्या होता है कि स्प्लीन के अंदर ज़्यादा ग्रोथ होती है और स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, लिवर मेगैली हो जाता है, हिपैटोमेगैली। ओके, स्कल और फेस का मैं नेक्स्ट अभी बता देती हूँ। पहले हम क्या करते हैं कि हीमोलिसिस जब होती है, आरबीसी जब टूटते हैं, तो फिर हमने बोला कि जॉन्डिस भी होता है, क्योंकि हाइपरबिलीरुबिनीमिया होगा, राइट। तो फिर हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं, हम क्या करते हैं इस पेशेंट के लिए, हम उसे देंगे ट्रांसफ्यूजन्स, क्योंकि आरबीसी तो डिफेक्टिव बन रहे हैं, हम उसे ट्रांसफ्यूजन्स देंगे। क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से हम लोगों ने लिवर पैथोलॉजी में पढ़ा था कि उसके अंदर आयरन का ओवरलोड हो जाता है। अगर आयरन का ओवरलोड हो जाए तो दैट विल लीड टू सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन के डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं, आयरन का ओवरलोड हो जाता है। आयरन ओवरलोड ना होगी क्योंकि ट्रांसफ्यूजन्स हमें देनी पड़ेंगी, या फिर हाँ हम ये हो सकता है कि हम बोन मैरो रिप्लेसमेंट वाला थेरेपी कर दें उसके अंदर, लेकिन अगर हम लोगों को ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो हमें कैसे बचा सकते हैं, आयरन किलेटिंग एजेंट्स देकर। वो क्या करेंगे, आयरन किलेटिंग एजेंट्स आयरन के साथ कंबाइन कर उसे क्या करेंगे, फीसेस में एक्सक्रीट आउट करवा देंगे।
सो या दिस वॉज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे इसको। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।